हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्ती में तैयारी करते होंगे। आज का पुनः एक नया एपिसोड है। इस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। इस चैप्टर का नाम क्या है मेरे दोस्तों? अर्धनारीश्वर। और इसका लेखक जो है मेरे प्यारे दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। आज का नया एपिसोड जिस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर, और इस टॉपिक का जो राइटर है यानी कवि महोदय है, रचनाकार है, जो रामधारी सिंह दिनकर है। इस टॉपिक के अंतर्गत आज जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आज हम लोग मिलकर मुकम्मल करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब देर किस बात की, इस टॉपिक का यानी अर्धनारीश्वर टॉपिक के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग आज पूरा मुकम्मल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगाज करते हैं। इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने आपके डिस्प्ले पर, और ये कौन सा क्वेश्चन है सो देखा जाएगा। क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, या इनमें से सभी? मेरे प्यारे दोस्तों, अभी कुछ ही क्षणों पहले यानी कुछ सेकंड पहले हमने बात की है कि अर्धनारीश्वर चैप्टर का जो लेखक है वह रामधारी सिंह दिनकर है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अर्धनारीश्वर का जो लेखक है वह रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। तो दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में हुआ था। कहां हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? बेगूसराय जिला में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में हुआ था। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी के, पुरुष के, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस चैप्टर में अर्धनारीश्वर के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपका आया है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, किस गुण का समन्वय है। तो इस चैप्टर में पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में बात किया गया है। इसीलिए आपका राइट आंसर जो होगा यानी दोनों, ऑप्शन नंबर सी, यानी नारी के बारे में भी बताया गया है और पुरुष के बारे में भी बताया गया है। अर्थात अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने 1952 में लिखने का प्रयास किया था। तो अर्धनारीश्वर का जो रचना हुआ है वह 1952 में। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? आपका क्वेश्चन क्या है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, यानी दिनकर जी का पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, या परनभंग। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? हम लोग कवि परिचय के अंतर्गत पढ़े थे कि रामधारी सिंह दिनकर का जो पहला काव्य पुस्तक था वह परनभंग। कौन था? परनभंग। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? परनभंग, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? यहां पर देखो, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था झूठन, त्रिज, या अर्धनारीश्वर। मेरे प्यारे दोस्तों, बात तो यहां सिंपल सी है कि उसने कहा था को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था, झूठन का ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं, त्रिज का उदय प्रकाश लिखे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा हो जाना चाहिए आपको? अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, तो अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। बहुत मस्ती है, आज का गर्मी खूबसूरत गर्मी है, एकदम पसीनों का बौछार आ रहा है। जिस तरह आसमान से बारिश टपकते हैं उसी तरह देखिए तन बदन से क्या हो रहा है? पसीना निकल रहे हैं। कहते हैं अवलंबित शब्द का अर्थ होता है, अवलंबित शब्द का अर्थ होता है आधारित, अलंकार, आधार, इनमें से सभी। कहते हैं कि अवलंबित शब्द का अर्थ होता है,
अवलंबित शब्द का अर्थ मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, ये आपके पाठ पुस्तक के अंतर्गत ये शब्दार्थ जो दिया होता है वहां का ये आपका क्वेश्चन है कि अवलंबित शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आधारित होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, आधारित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1935 में? मेरे प्यारे दोस्तों कहते हैं क्या कि रामधारी सिंह दिनकर जी का पहली कविता कब प्रकाशित हुई, यानी इस कवि यानी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। और सही से आप ध्यान दीजिए, तमाम क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को एकदम माइंड को कंसंट्रेशन रखिए, एकदम पीक ड्रॉप साइलेंट के मूड में क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पति क्या है? बुद्धि, समझ, भावना या इनमें से कोई नहीं। लेखक महोदय क्या बोला था? लेखक महोदय कहते हैं कि यदि पत्नी विचार है तो, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोला गया था? हम लोग जब रीडिंग दिए थे तो हम लोग पढ़े थे ना, यदि आपको पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी पति यदि विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? कौन सा अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों? संन्यास लेने का, या भिक्षुणी होने का, या पति का त्याग, या इनमें से सभी? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को जो अधिकार दिया था वह क्या था? भिक्षुणी होने का, यानी भिक्षुणी वर्ग में, यानी भिक्षु वर्ग में कुछ दिन के लिए। लेकिन वह नियम चला नहीं, वह नियम, ये जो नियम था वह निरस्त हो गया। तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? भिक्षुणी होने का, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या के अंतर्गत है? यानी अर्धनारीश्वर जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कौन सी विद्या के अंतर्गत आते हैं? निबंध, कहानी, एकांकी या व्यंग? तो अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या के अंतर्गत आते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि अर्धनारीश्वर जो है कौन सी विद्या के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आपका अर्धनारीश्वर शीर्षक है, ये कौन से विद्या के अंतर्गत आते हैं? ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये निबंध के अंतर्गत आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974, 25 अप्रैल 1975, 23 अप्रैल 1972 या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? इसका निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 में। इसका निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 में। दिनकर जी की माता जी का नाम थी, यानी दिनकर जी की माता जी का क्या नाम थे? दिनकर जी की माता जी का क्या नाम थे? यानी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जो थे उसके माता जी के क्या नाम थे? है ना, मन रूपी देवी, प्रभावती देवी, श्याम देवी या प्रेमावती देवी? तो दिनकर जी के माता जी के नाम क्या थे? इसके माता जी के क्या नाम थे? रामधारी सिंह दिनकर जी के माता जी के मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए क्या नाम थे? उसके माता जी के नाम मन रूपी देवी। क्या था? मन रूपी देवी। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी के माता जी के नाम क्या थे? मन रूपी देवी। आंसर जो आपका राइट होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कहते हैं कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अब देखो बात आ गया कि अर्धनारीश्वर जो है वह कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? ध्यान दोगे, राधा कृष्ण का, शंकर पार्वती का, राम सीता का या इनमें से सभी? तो अर्धनारीश्वर यानी
आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का। तो अर्धनारीश्वर जो मेरे प्यारे दोस्तों कल्पित रूप है वह शंकर और पार्वती का, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी शंकर और पार्वती के कल्पित रूप को ही क्या कहा गया है, आपको अर्धनारीश्वर कहे गए। यानी रामधारी सिंह दिनकर महोदय ने आपके पाठ्य पुस्तक में जो अर्धनारीश्वर को आगाज किए हैं, यानी लिखे हैं, यानी सर्च किए हैं, उसको 1952 में, यानी अर्धनारीश्वर को कब लिखे हैं, 1952 में। और उसमें यह बात को मेंशन किया गया है कि नर और नारी जो होते हैं ना वह एक समान होते हैं, इस केवल बनावट के हिसाब से थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन आपको ये काम के हिसाब से, सोच के हिसाब से, है ना, लगभग सेम होते हैं। लेकिन समाज के लोगों ने इसको बांट दिए हैं कई रूपों में। तो यहां पर जो दिया गया है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप दिया गया है, जिसको बोला गया है अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? देखिए, अब रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का मेरे प्यारे दोस्तों जन्म 22 सितंबर 1907 या 23 सितंबर 1907 या 21 सितंबर 1909 या इनमें से कोई नहीं। 1974 में तो मृत्यु हुआ था, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह 1908 यानी 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को इसका जन्म हुआ था। किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को इसमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण दिया गया था। कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों? पद्म भूषण। तो रामधारी सिंह दिनकर को इसमें से कौन सा पुरस्कार दिया था? पद्म भूषण। और सारा पुरस्कार मिला था, है ना, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार आपका क्या होगा, आपको पद्म भूषण भी इसको दिया गया था। जिस पुरुष में नारित्व नहीं डॉट डॉट है, जिस पुरुष में नारित्व नहीं डॉट डॉट, यानी इस खाली स्थान में क्या होगा? संपूर्ण होगा या अपूर्ण होगा या अधूरा होगा या अर्धपूर्ण होगा। तो जिस पुरुष में नारित्व नहीं, जिस पुरुष में नारित्व नहीं, तो इस खाली डॉट में क्या होगा? उसे अपूर्ण कहा जाता है। यानी जिस पुरुष में नारित्व नहीं, अपूर्ण है, यानी पुरुष हो तो नारी का भी आपका गुण आप पे होना चाहिए। पुरुष में नारी का भी गुण होना चाहिए और नारी में भी पुरुष का गुण होना चाहिए। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार हम उसका अंजाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जिस पुरुष में नारित्व नहीं डॉट डॉट है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? अपूर्ण, यानी आंसर नंबर बी, अपूर्ण। दिनकर को किसका पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? यानी इस कवि महोदय को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य पर, यानी किस काव्य का रचना किया था तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र या उर्वशी? मेरे प्यारे दोस्तों आप ही लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? किस रचना पर? संस्कृति के 4 अध्याय भी लिखा था, लेकिन उस पर कुछ और मिला था, यानी उर्वशी पर। किस पर? उर्वशी। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, यानी उर्वशी का जो रचना किया था तो इसको कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर मिला था? तो उर्वशी पर। किस पर? उर्वशी पर। चलो, कहते हैं कि दिनकर किस युग के प्रमुख कवि थे? दिनकर किस युग के प्रमुख कवि थे? द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, छायावादोत्तर युग के या भारतेंदु युग के? तो दिनकर किस युग के प्रमुख कवि थे? दिनकर महोदय किस युग के प्रमुख कवि थे? मेरे प्यारे दोस्तों, छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी दिनकर किस युग के प्रमुख कवि थे? दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? ध्यान दो,
दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? दिनकर जी का इसमें जो है कविता का कौन सा गुण नहीं था? ओज गुण, पौरुष गुण, प्रभावतीपूर्ण या वाग्मिता मशीनता। ध्यान देंगे आप इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? मेरे प्यारे दोस्तों, मशीनता, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। मशीनता ये जो गुण है ये ओज गुण था, पौरुष भी गुण था, प्रभावपूर्ण वाग्मिता भी था, लेकिन आपका राइट आंसर डी, ये नहीं प्रयोग किया था कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर महोदय ने, तो मशीनता। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जैसे अभी हम पहले क्वेश्चन पढ़े थे कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना पर मिला था, उसी प्रकार यहां पर एक पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेकिन किस पर? अर्धनारीश्वर पर, या संस्कृति के 4 अध्याय पर, या दिनकर की डायरी पर, या इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इसको मिला था वह किस पर मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत के 4 अध्याय पर। कहते हैं कि किसने कहा पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है? कहते हैं कि किसने कहा पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है? प्रेमचंद, अज्ञेय, दिनकर या जैनेंद्र? मेरे प्यारे दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। किसका कथन है, यानी किसका कथन है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है? ये कथन प्रेमचंद का था। प्रेमचंद ने क्या बोला था कि नारी के गुण यदि पुरुष सीखते हैं तो उसको देवता कहते हैं, यदि पुरुष का गुण नारी सीख लेती है तो उसे राक्षसी कहते हैं। यह प्रेमचंद का कथन था। किसका? प्रेमचंद का। नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, किसकी कथन है? नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, किसकी कथन है? दिनकर, अज्ञेय, इकबाल या रविंद्रनाथ? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट में कि नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, किसकी कथन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर, यानी स्वयं कवि महोदय का ये कथन है। किसका कथन है? स्वयं रामधारी सिंह दिनकर का। दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर की रचना कब की? 1946, 1952 या 1925 या इनमें से कोई नहीं। हम बहुत देर पहले भी आपको बात किए थे कि अर्धनारीश्वर का जो रचना हुआ था रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, वह 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप चैप्टर को रीडिंग दिए होंगे तो तुम्हें ये नहीं लगता होगा कि हमें याद करना पड़ेगा। नहीं, जब आप चैप्टर को यदि रीडिंग दिए होंगे तो आपको बिल्कुल, आपको एकदम इजीली से आपको समझ में आ जाएगा और याद भी नहीं करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट यदि आप वीडियो को देखकर यदि आप याद करते होंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, लेकिन बट एक बार आप चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही आपको याद हो जाएगा और माइंड में सेट हो जाएंगे। गांधारी निम्न में से किसकी मां थी? देखो, गांधारी निम्न में से किसकी मां थे? कृष्ण की मां, दुर्योधन की मां, या अर्जुन की मां, या बलराम की मां? गांधारी निम्न में से किसकी मां थी? गांधारी निम्नलिखित में से, यानी इसमें से किसकी मां की नाम गांधारी थी? तो दुर्योधन की मां का नाम क्या था? गांधारी। इसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गांधारी निम्न में से किसकी मां थी? दुर्योधन की मां, यानी दुर्योधन की मां की नाम गांधारी थी। दिनकर जी के पिता का नाम है। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया कि दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या है? माता जी का नाम रूप, वहां पे आए थे ना, रूपमणि देवी करके ऐसे कुछ नाम थे, लेकिन यहां पर आपका है दिनकर जी के पिता का नाम क्या है? रवि सिंह, शिव सिंह, रविंद्र सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो दिनकर जी के पिता का जो मेरे प्यारे दोस्तों नाम है वह रवि सिंह। क्या नाम था? दिनकर जी के पिताजी के नाम क्या थे? रवि सिंह। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो दिनकर जी के पिताजी का नाम रवि सिंह।
निम्न में से राष्ट्र कवि है, यानी यहाँ पर जो 4 लेखक का नाम दिया गया है उसमें से किस कवि को राष्ट्र कवि कहते हैं। जैसे ऑप्शन है मलयज, ऑप्शन है नामवर, ऑप्शन है मोहन राकेश, ऑप्शन है दिनकर। तो राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाते हैं। राष्ट्र कवि के नाम से किसको जाने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, जिसका जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में हुए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया था। दिनकर जी मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की। अब यहां पर आपको क्वेश्चन है कि दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए और कहां से? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। यानी दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर महोदय जो है मैट्रिक परीक्षा कब दी थी? 1928 में या 1929 में या 1930 में या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में और मैट्रिक कब किया था? 1928 ईस्वी में। तो रामधारी सिंह दिनकर 1928 ईस्वी में मैट्रिक पास किए थे। कहां से? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन के अंतिम दिन में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने, दिनकर जी, उदय प्रकाश या इनमें से सभी। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये हुआ कि इसमें से कौन ऐसा महापुरुष थे जो नारी के गुणों के बारे में अध्ययन किए थे अंतिम समय में? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा? गांधी जी ने। तो किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखता है तब वह हो जाती है। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह हो जाती है आकर्षक, साहसी, कोमल या राक्षसी। एक क्वेश्चन आपको पीछे आए हुए थे अभी कि जब पुरुष नारी का गुण सीखता है तो उसको देवता कहा जाता है। यह कथन किसका था? तो प्रेमचंद का। और एक बात और बोला था कि जब नारी यदि पुरुष का गुण सीख लेता है तो उसको राक्षसी कहते हैं। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी जब स्त्री पुरुष का गुण सीखती है तो उसे राक्षसी का दर्जा दिया जाता है। किसके अनुसार? प्रेमचंद के अनुसार। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ, कल्पित, आदर्श या वास्तविक? मेरे प्यारे दोस्तों, अर्धनारीश्वर निबंध जो है जिसको लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर 1952 ईस्वी में ये बताए हैं कि इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अर्धनारीश्वर एक टॉपिक है जिसमें आधा अंग शंकर जी का, आधा अंग पार्वती का, यानी शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कहने का मतलब आपका यह है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा राइट आंसर क्या होगा? कल्पित। किस प्रकार का रूप है? कल्पित। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? इसमें से देखो कौन सी ऐसी रचना है जिसमें रामधारी सिंह दिनकर का योगदान है। यानी कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? इसमें से क्या? रसातल यात्रा, दरियाई घोड़ा, परशुराम की प्रतीक्षा या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि ऑप्शन नंबर डी में होता कि इनमें से सभी तो कुछ कंफ्यूज हम लोग होते, लेकिन नहीं, यहाँ पर परशुराम की प्रतीक्षा जो है इसका रचना रामधारी सिंह दिनकर महोदय स्वयं किए हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। इसमें से किसको लिखा था? परशुराम की प्रतीक्षा। आपका क्वेश्चन रहेगा परशुराम की प्रतीक्षा को लिखने वाले कवि का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रचना, यहां से कवि परिचय से कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको कंठस्थ याद रखना पड़ेगा, जैसे जन्म, मरण, है ना, माताजी के नाम, पिताजी के नाम, उसके बाद पुरस्कार, क्या रचना, ये सब थोड़ा हल्का आपको दिमाग पे रखना होगा। स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने डॉट डॉट मान लिया।
स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने मान लिया। वृंत का मतलब फुनगी होता है, डाली होता है। मेरे प्यारे दोस्तों कि स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने डॉट डॉट मान लिया। क्या? वृंत या कली या वृक्ष या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने मान लिया, यानी पुरुष अपने आप को वृंत बन गया है ना, जिसको हम लोग फुनगी बोलते हैं, डाली बोलते हैं, लेकिन स्त्री को क्या मान लिया है मेरे दोस्तों? कली मान लिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा? कली। इस डॉट डॉट में क्या भराएगा? कली भराएगा। पुरुष यदि ग्रीष्म है तो मादा क्या है? पुरुष यदि ग्रीष्म है तो मादा क्या है? पुरुष यदि ग्रीष्म है तो मादा क्या है? जाड़ा, ग्रीष्म, वर्षा या इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब दोगे आप लोग कमेंट में। मेरे प्यारे दोस्तों स्पीड में आप लोग कमेंट बताइए। तो पुरुष यदि ग्रीष्म है तो मादा क्या है? पुरुष यदि ग्रीष्म है तो मादा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वर्षा। क्या हो जाएगा? वर्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्षा। दिनकर जी किस विषय से बीए पास किया था? दिनकर जी किस विषय से बीए पास किया था? दिनकर महोदय, रामधारी सिंह दिनकर महोदय बीए जो किया था वह किस विषय से? हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी या इतिहास? मेरे प्यारे दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर महोदय जो है आपको बीए जो कंप्लीट किए थे वह ग्रेजुएशन पेपर जो था वह इतिहास था। यानी किस पेपर से? इतिहास पेपर से। जैसे आप लोग अभी इंटरमीडिएट में हैं, आप लोग इंटरमीडिएट जब कंप्लीट करेंगे, इंटर कंप्लीट करेंगे तो आप लोग ग्रेजुएशन में जाएंगे और वहां पर जो आपका ऑनर्स पेपर होता है वही बात यहाँ पर आया है कि रामधारी सिंह दिनकर महोदय ने बीए जो कंप्लीट किए थे वह किस सब्जेक्ट से? तो सब्जेक्ट का नाम क्या था? इतिहास। पति यदि विचार है तो पत्नी क्या है? मेरे दोस्तों पति यदि विचार है तो पत्नी क्या है? विचार, भावना, पत्नी, इनमें से कोई नहीं। यदि पति विचार है, पति यदि विचार है तो पत्नी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? भावना होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी भावना। यदि पति विचार है तो पत्नी भावना होते। क्या होते हैं? भावना होते हैं। दिनकर जी के पत्नी है श्यामवती देवी, रामवती देवी, मनरूप देवी, इनमें से कोई नहीं। ये माता जी की नाम है। दिनकर जी के माता जी का नाम मनरूप देवी है ना। लेकिन क्वेश्चन तेरा क्या है कि पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम मेरे प्यारे दोस्तों श्यामवती देवी। क्या नाम था? श्यामवती देवी। पिताजी का नाम रवि सिंह, पत्नी का नाम श्यामवती और माँ का नाम मनरूप। समझ में आ रहे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म 1908 में बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में, जिसको उपाधि दिया गया था राष्ट्र कवि का। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों आगे की ओर। दिनकर की डायरी रचना किसकी है? दिनकर की डायरी रचना किसकी है? देखो टॉपिक का नाम है दिनकर की डायरी। दिनकर की डायरी रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हम तो टॉपिक पढ़ रहे हैं अर्धनारीश्वर का, और अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो इस टॉपिक में लगभग जो भी रचना आएगा वो रामधारी सिंह दिनकर से रिलेटेड आएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन तेरा क्या है? दिनकर की डायरी किसकी रचना है, या दिनकर की डायरी रचना किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। अब ध्यान दो, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, इनमें से सभी। देखो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है मेरे प्यारे दोस्तों कुरुक्षेत्र होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाए? कुरुक्षेत्र। क्यों? क्योंकि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। वह 18 दिन हुआ था। कितने दिन? 18 दिनों तक। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में किसका युद्ध हुआ था? महाभारत का युद्ध। कितने दिन हुआ था? 18 दिन हुआ था। चलिए मेरे दोस्तों नए क्वेश्चन की। आतप शब्द का अर्थ होता है, आतप, आतप शब्द का अर्थ होता है धूप,
वर्षा, पानी या गर्मी। आतप शब्द का अर्थ होता है, ये आपके शब्दार्थ से क्वेश्चन लिया गया है। आतप शब्द का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों धूप होता है। आतप शब्द का अर्थ क्या होता है? धूप। और ये आपके चैप्टर के लास्ट में जो दिया होता है शब्दार्थ, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो आतप शब्द का अर्थ होता है धूप। प्रेमचंद निम्न में से थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। मेरे दोस्तों प्रेमचंद निम्न में से थे। आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रेमचंद निम्न में से क्या थे? फिल्मकार थे या गीतकार थे या संगीतकार थे? मेरे प्यारे दोस्तों प्रेमचंद को कथा का सम्राट बोला जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह कथाकार होगा। तो प्रेमचंद निम्न में से थे, वह कथाकार थे। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास, दिनकर, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय पर इसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना जी। उसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाना चाहिए आंसर? दिनकर। यानी संस्कृति के 4 अध्याय का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नाग और जादूगर के गुण किसमें अधिक होती है? नाग और जादूगर के गुण किसमें अधिक होती है? नारी में, पुरुष में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। नाग और जादूगर के गुण किसमें अधिक होती है? ये लेखक महोदय इस पाठ पुस्तक में बहुत ही निराला तरीका से मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष के बीच में जो ये बगावत हो रही थी उस समय में, उसी को देखते हुए इस चैप्टर का आविष्कार किए, इस चैप्टर को लॉन्च किए और अनेक तरह की बातों को हमारे समाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किए। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि नाग और जादूगर के गुण किसमें अधिक होती है? नाग और जादूगर के गुण किसमें अधिक होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों पुरुष में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर देखो पुनः, नारी और नर एक ही द्रव्य की डॉट डॉट प्रतिमाएं हैं। नारी और नर एक ही द्रव्य की प्रतिमाएं हैं। 4 3 2 1। कहने का मतलब है कि नारी और नर जो है एक ही द्रव्य की 2 प्रतिमाएं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों नारी और नर एक ही द्रव्य की 2 प्रतिमाएं हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। तो नारी और नर एक ही द्रव्य की 2 प्रतिमाएं हैं, ये कवि महोदय का कथन है। किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? मेरे प्यारे दोस्तों अर्धनारीश्वर शीर्षक हम लोग पढ़ रहे हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक का जो राइटर है, जो कवि है, जो रचनाकार हैं, अर्धनारीश्वर का जो रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर है। उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। तो किस चैप्टर में? अर्धनारीश्वर चैप्टर में। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या है क्वेश्चन कि किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? कामिनी तो अपने साथ डॉट डॉट की शांति लाती है, खाली जगह को भरे। कामिनी तो अपने साथ, कामिनी तो अपने साथ मेरे दोस्तों ये डॉट डॉट में क्या होगा? तो कामिनी तो अपने साथ डॉट डॉट की शांति लाती है, इस खाली जगह में यामिनी होगी। क्या हो जाएगी? यामिनी। यानी कामिनी जो है अपने साथ में यामिनी को लाती है, तो इस डॉट डॉट में क्या हो जाएगा? यामिनी। और आप जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सब क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में किसी न किसी साल पूछा गया है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं। इसलिए आप लोग थोड़ा दिल और दिमाग को अपने भाड़े में रखकर, कंट्रोल में रखकर एक एक क्वेश्चन को मेंशन कीजिएगा, दिमाग में कंसंट्रेशन करके उसको रखिएगा। इसी से क्वेश्चन आपको मिलना फिक्स है। कोई बड़े छोटे टीचर नहीं होते हैं, आपका टॉपिक ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों 2-4 बार यदि पढ़ लोगे, देख लोगे ना, सुन लोगे ना, तो 100% क्वेश्चन में आप एकदम आओगे, राइट आंसर करके आओगे। कितने वर्ष की उम्र में दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई? कितने वर्ष की उम्र में
दिनकर की पहली कविता पुस्तक परणभंग प्रकाशित हुई? 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो पहला पुस्तक रचना हुआ था उसका नाम परणभंग, लेकिन कितने उम्र में, कितने वर्ष की अवस्था में? 21 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 21 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन क्या है कि कितने वर्ष की उम्र में दिनकर की पहली कविता पुस्तक परणभंग प्रकाशित हुई? तो जिस समय में लेखक महोदय 21 साल के थे, उसी समय में इस किताब को लॉन्च किए थे, यानी किताब का नाम परणभंग। रेणुका, हुंकार, रसवंती, उर्वशी, नील कुसुम की रचना किसने की? यहाँ पर ढेर टॉपिक दे दिए हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती, उर्वशी, नील कुसुम, इन सब का रचना किसने किया है? मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अर्धनारीश्वर टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अर्धनारीश्वर टॉपिक में इसका जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर है। तो आप अनुमान लगा सकते हो, थोड़ा सा गेस करो कि ये तमाम टॉपिक को लिखने वाले कौन होंगे? दिनकर महोदय। यानी रामधारी सिंह दिनकर ने रेणुका को लिखा है, हुंकार को लिखा है, रसवंती को लिखा है, उर्वशी को लिखा है, नील कुसुम को लिखा है, कुरुक्षेत्र को लिखा है, संस्कृति के 4 अध्याय को लिखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सब का रचनाकार कौन है? इन सब का रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। इसको शॉर्ट में दिनकर बाबू भी कहते हैं। नारियों को किसने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था? नारियों को किसने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था? बुद्ध और महावीर दिया था। किसने? बुद्ध और महावीर। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो नारियों यानी औरतों को, यानी महिलाओं को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया था? तो बुद्ध और महावीर ने। इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। गांधी जी की पोती के द्वारा लिखी गई किताब है। अब ध्यान दो, गांधी जी की पोती ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम क्या दिया था? बापू मेरी माँ है। बापू मेरी माँ है, यानी गांधी जी के पोती ने एक किताब को लिखी थी और इस किताब का नाम क्या था? बापू मेरी माँ है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी की पोती के द्वारा लिखी गई किताब बापू मेरी माँ। बापू मेरी माँ। संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को पुरस्कार मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी। और एक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस रचना पर? उर्वशी पर। लेकिन यहाँ पर तेरा क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को पुरस्कार मिला, यानी किस रचना पर? साहित्य अकादमी। क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। परणभंग किसकी रचना है? देखो, ये क्वेश्चन अभी कुछ क्वेश्चन से पहले आया था, अभी कुछ देर पहले ही आए थे कि रामधारी सिंह दिनकर जब 21 वर्ष के थे तो सबसे पहले पुस्तक को जो लिखा था, जो कविता लिखा था, उसका नाम परणभंग था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या है कि परणभंग किसकी रचना है? तो हम किस मर जाएंगे? दिनकर जी। यानी परणभंग को लिखने वाले कवि का नाम दिनकर। इस कविता को जिस समय में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी उस समय इसका उम्र 21 वर्ष का था। यानी कितने वर्ष की अवस्था में? 21 वर्ष की अवस्था में परणभंग को लिखे थे। और परणभंग क्या है? कविता विद्या के क्षेत्र में आते हैं। दीपित शब्द का अर्थ होता है, ध्यान देगा, दीपित शब्द का अर्थ है चमकता हुआ, अंधेरा दिखना, दोनों इनमें से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन है कि दीपित शब्द का अर्थ क्या होता है? दीपित का अर्थ होता है चमकता हुआ। दीपित, जैसे फिजिक्स में पढ़े होंगे प्रदीप और अप्रदीप, तो दीपित यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? दीपित शब्द का अर्थ क्या होता है? चमकता हुआ। क्या? चमकता हुआ। व्हाट पीपल किसकी रचना है? व्हाट पीपल किसकी रचना है? हम रामधारी सिंह दिनकर के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी लगभग 90.9% आपको रचना के संबंधित यदि क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर किसके साथ जाएगा? दिनकर। क्योंकि कवि महोदय है तो बहुत सारे टॉपिक को लिखे होंगे, यदि कोई गायक है तो बहुत सारे सॉन्ग को गाए होंगे, है ना मेरे दोस्तों? यहाँ पर आपका क्या है? व्हाट पीपल, इसकी रचना किसने किया है? दिनकर महोदय ने। याचना शब्द का अर्थ होता है, याचना।
याचना शब्द का अर्थ होता है मांग, यत्न, प्रयास या इनमें से कोई नहीं। तो याचना शब्द का अर्थ क्या होता है? याचना शब्द का मेरे प्यारे दोस्तों अर्थ क्या होता है? मांग होता है। याचना शब्द का अर्थ क्या होता है? मांग होता है। वृंत शब्द का अर्थ होता है डाली, फुनगी, दोनों, गर्दन। वृंत शब्द का अर्थ होता है डाली भी होता है, फुनगी भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। वृंत शब्द का अर्थ होता है आपको डाली, फुनगी यानी दोनों। ग्रीवा शब्द का अर्थ होता है, 56 नंबर क्वेश्चन आपका है, ग्रीवा शब्द का अर्थ होता है डाली, थकान, मांग या गर्दन। मेरे प्यारे दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब कीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ग्रीवा शब्द का अर्थ होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ग्रीवा शब्द का जो अर्थ होता है वह क्या हो जाएगा? गर्दन होता है। ग्रीवा शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? गर्दन होता है। समझा? 57 नंबर क्वेश्चन देखो, 57 नंबर क्वेश्चन तेरा क्या कहता है? वारी शब्द का अर्थ होता है। ये क्वेश्चन आपके पाठ पुस्तक के जो चैप्टर खत्म होता है, अर्धनारीश्वर का जो टॉपिक खत्म होते हैं उसके पीछे में शब्दार्थ दिया गया है और वहीं से ये इस क्वेश्चन को हमने यहां से लिया है, यानी शब्दार्थ का क्वेश्चन है। कहां का क्वेश्चन है? शब्दार्थ का। तो वारी शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? वारी शब्द का जो अर्थ होता है वह जल होता है। वारी शब्द का अर्थ क्या होता है? जल होता है। वारी शब्द का अर्थ जल होता है। और इस तरह आज हम लोग क्या कहते हैं, इस चैप्टर को एंड करेंगे। और चैप्टर का नाम क्या था मेरे दोस्तों? अर्धनारीश्वर। चैप्टर का नाम क्या था मेरे दोस्तों? अर्धनारीश्वर। इस चैप्टर को लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर महोदय, इस अर्धनारीश्वर निबंध को लिखने वाले जो व्यक्ति थे, अर्धनारीश्वर को लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर। किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर। कब लिखा था? 1952 में। अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या है? निबंध है। अर्धनारीश्वर को किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर। कब लिखा था? 1952 में। इसका जन्म 1908 में। कहाँ? बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस निबंध के जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव थे, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव या वीवीआई ऑब्जेक्टिव या वायरल ऑब्जेक्टिव, जो भी बोल दीजिए, इन्हीं में से, इसी में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपको फंसेगा। आप हल्के में इस क्वेश्चन को मत लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर से भी चूक जाते हैं रिजल्ट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे कंटेंट मिले होंगे, बहुत अच्छे वीडियो आप लोग को लगेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी कमी हो तो हमें जरूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से, हम आपकी कमेंट को स्वीकार करेंगे। चलिए तब तक के लिए मैं आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।